नमस्कार, शख्सियत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष भदौरिया। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो लेखिका भी हैं, वो कवित्री भी हैं, वो लॉयर भी हैं, वो पुलिस महकमे की एक आला अधिकारी भी रही हैं। कुल मिला के कहें तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सत्या सिंह जी। सत्या सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपके पास इतने तमगे हैं, आप लेखिका, कवित्री, पुलिस ऑफिसर के तौर पे, और आपने कम से 12 से 13 पुस्तकें भी लिखी हुई हैं, बुक भी लिखी हुई हैं। हाँ। एक बहुत बड़ा ओवरा है आपका। तो सबसे पहले हम इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और जानना चाहेंगे आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं सबसे पहले तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है तो मैं 5th तक स्कूल नहीं गए थे, डायरेक्ट 6 में एडमिशन हुआ और 6 से ग्रेजुएशन तक मैंने आजमगढ़ से किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैं BHU से मैंने मनोविज्ञान में MA किया था। उसके बाद पुलिस में आ गए थे और आने के बाद 32 साल तक पुलिस की नौकरी की और नौकरी में रहते ही मैंने MA सोशियोलॉजी से भी किया, मैंने LLB भी किया और MBA भी किया। उसके बाद नौकरी से रिटायरमेंट के बाद मैंने MSW किया, काउंसलिंग कोर्स किया और PhD किया। सत्या जी, आप नारी शक्ति को देखा जाए तो एक जीती जाती मिसाल के तौर पर हमारे सामने इस समय बैठी हुई हैं। आप पुलिस महकमा, वहाँ पे एक अधिकारी के रूप में काम करना और इतनी ज़्यादा जो उसमें चुनौतियाँ आती हैं उनको देखना, टैकल करना, कैसा अनुभव रहा और कैसा आपके विचार आया कि मुझे पुलिस महकमे में जाना है? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरा ऐसा विचार आया कि मुझे पुलिस महकमे में जाना है। क्योंकि मैं BHU में पढ़ती थी और वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे। तो सबसे पहले मेरी एक फ्रेंड थी, उसने IAS का फॉर्म, मतलब ये UPSC का फॉर्म भरा। तो उसने अपना भरा, मेरा भी भरा, तो मेरा रोल नंबर आ गया, उसका नहीं आया। तो मैं चूँकि एकदम गाँव से गई थी तो मुझे कुछ भी इसके बारे में पता नहीं था। तो हम दोनों में से जब उसका नहीं आया तो एग्ज़ाम देने ही नहीं गए। उसके बाद फिर मेरी रूममेट थी, उनके ब्रदर थे, उनके ब्रदर के कोई फ्रेंड थे जो कि उस समय उरई में RI थे। तो वो लोग निकला था सब इंस्पेक्टर का वांड, तो सारे लोगों ने भरा हुआ था। तो उन्होंने कहा मुझे कि तुम भी भर दो, मेरा भी, मतलब उन लोगों ने ही भर दिया। तो भरने के बाद एग्ज़ाम दिए सारे, जो भी जितने भी हुए, फिजिकल, रिटेन, इंटरव्यू, सब में निकलता चला गया। उसके बाद मैं नौकरी ज्वाइन कर ली, कुछ सोच के, ऐसा कुछ भी नहीं। और किसी का नहीं हुआ था, सिर्फ मेरा हो गया था, जबकि बाद में और जो लोग थे उनका उससे अच्छी अच्छी जगहों पे हुआ, लेकिन वहाँ पे मुझे कर्म करना था। सत्या जी, आप पुलिस महकमे में एक आपने लंबी अवधि जो है गुजारी है, कई चुनौतियाँ भी आपको आई होंगी। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चुनौती जो आपको अभी भी याद हो, आपको लगता हो कि हाँ, ये चीज़ बिल्कुल मेरी इस महकमे में काम करने के दौरान काफ़ी अलग रही? आपको मैं बताऊं भाई कि एक नहीं, सारी चुनौती ही चुनौती रही है जी। तो मतलब कौन सी चुनौती कैसे क्या करके बताऊं। सबसे बड़ी चीज़ तो होती है ना कि अपने अधिकारियों से, पब्लिक से, तो बहुत, हम लोग के टाइम में बहुत कुछ लोग जो अधिकारी थे बहुत अच्छे थे, जो बहुत सपोर्टिव थे, और कुछ एक्सेप्शन हर जगह होता है, तो उस तरह भी थे जो बहुत परेशान किए। लेकिन ये है ना कि जब आदमी परेशानी से निकलता है तभी वो आगे बढ़ता है। तो मुझे जितनी परेशानियां मिलती गई तो मैं उससे और ज़्यादा, मतलब मेरा कार्य करने का तरीका और ज़्यादा बढ़ा, इसलिए कि सीखने का मौका मिला। और फिर ये था कि हार न मानने की एक जो थी मन में, मेरे ललक या जो कहा जाए, तो उससे लेके मैंने लाइफ में कभी भी किसी भी स्तर पे हार नहीं मानी। और नौकरी में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि अगर आप कोई भी नौकरी करें, चाहे छोटी चाहे बड़ी, तो आपको अपना 100% नौकरी को देना चाहिए, तभी आप सफलता पाएंगे। और जो काम कर रहे हैं आप, उस काम के बारे में A to Z जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपसे कोई क्यों और कैसे करके ना बात करे। और मेरे टाइम में
मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि एक री इन्वेस्टिगेशन में मुझे बंथरा का एक केस मिला था जो रेप का था, उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई थी और उसके बाद फिर मुझे मिला तो मैंने फिर उसको री इन्वेस्टिगेट करके उसमें चार्जशीट लगी और चार्जशीट में जब हम लोग की वो वहाँ पे आईओ की वो जब कन्विक्शन होता है तो कोर्ट में जाके बयान देने होते हैं। तो जो अपोजिट के वकील थे वो जो मैम है लक्ष्मी सिंह जी आईजी थी, उनके फादर थे इंद्रदेव सिंह सर, तो वो हमारे सामने होते थे, मतलब कहाँ और हम। तो जब बात होती थी तो बहस होता था तो मैं बहुत बोलती थी और काफ़ी आर्गूमेंट होते थे, लेकिन जब मैं बाहर आते थे हम लोग निकल के कोर्ट रूम से तो वो मेरी पीठ थपथपा के बोलते थे कि यूपी पुलिस में पहला मैंने कोई सब इंस्पेक्टर देखा है कि जिसको कि इमले की तरह एक एक चीज़ याद है। तो वो तब भी था मुझे और अब भी है कि मैं जब से 6 से पढ़ी हूँ मुझे अपने एक एक कोर्स का एक एक लाइन सब चीज़ अभी तक याद है। सत्या जी, इतनी व्यस्तम सेवा होने के बावजूद आप अपने परिवार को समय कैसे दे पाते थे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसमें इतनी व्यस्तता रहती थी, तो ये कैसे संभव? नहीं, देखिए मेरी एक बेटी थी, बेटी को मैंने हॉस्टल में डाला था यहीं पे स्टार्टिंग से, मतलब फर्स्ट से बाल विद्या मंदिर में मेरी बेटी पढ़ी और उसके बाद 6 तक वहाँ से पढ़ा उसने। 6 के बाद उसने सीएमएस में उसका एडमिशन कराया, सीएमएस में उसने हाई स्कूल किया, हाई स्कूल के बाद उसको फिर हॉस्टल में डाला देहरादून, देहरादून में से उसने इंटर किया, इंटर के बाद उसने फिर बीबीए किया यहीं से अवध यूनिवर्सिटी से, और वो हॉस्टल में रहती थी और उसने पूरा यूपी टॉप किया था। उसको गवर्नर मेडल मिला था जो कि उस समय वो श्री विष्णुकांत शास्त्री सर थे, उन्होंने उसको मेडल दिया था। तो वो पढ़ी तो और उसके बाद फिर उसने एमबीए किया जिसमें कि पूरा महाराष्ट्र टॉप किया था, महाराष्ट्र टॉप किया था। वहाँ पे गवर्नर उसको मोन्टेक सिंह अहलुवालिया ने गोल्ड मेडल दिया था और वो थे। तो ये है कि अभी मेरी बेटी का 3 बार लगातार फोर्ब्स मैगजीन में वो 100 ग्रेट इंडियन मैनेजर्स में 3 बार लगातार आया है। और अभी रिसेंटली वो बोर्ड एक कंपनी है सिग्नेक्स डेटामेटिक्स करके वर्ल्ड वाइड, मतलब इंटरनेशनल, उसमें वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। तो ये है कि बच्चों को देखिए, बच्चे सबको प्रिय होते हैं। आजकल बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड और वो महिलाएं मिलती हैं जो उनको ये होता है कि हम बच्चे को अलग कैसे करें और हम छोड़ के कैसे रह लेंगे और मेरा बच्चा है। तो अगर हम यही सोचते रहे तो हम ये सोचे सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा सुविधाएं तो रामायण और महाभारत काल में जो युवराज थे लोग, उन लोग को मिली थी, लेकिन उनको भी शिक्षा के लिए गुरुकुल में जाना पड़ा था, जहाँ पे कि जमीन पे सोना होता था, खुद ही साफ सफाई करनी होती थी, बर्तन धोने होते थे, खाना बनाना होता था, गुरु के पैर दबाने होते थे। तो जब तक कि हम खुद से मेहनत करके नहीं पढ़ेंगे, हर चीज़ प्लेट में सजी सजाई मिल जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कोई कुछ कर पाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा या तो हम पूरा अपना 100% दें उसको, कि सुबह बच्चे को खाना बना के खिला के भेजें, वहाँ स्कूल से आ रहा है फिर उसको देखें, उसके बाद वो क्या पढ़ रहा है वो देखें, सब कुछ करें तो ठीक है। वरना तो फिर बेहतर है कि हॉस्टल में डालें जहाँ पे उससे टाइम से उठने का, टाइम से सोने का, होमवर्क करने का, मतलब हर चीज़ का समय मिले और एक संस्कार मिले। सत्या जी, लेखिका के रूप में आपने 10 से 12 पुस्तकें लिखी हैं और अभी भी आपकी ये लेखन की जो प्रतिभा है वो जारी है। तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे, आखिर आपके ये ख्याल कैसे आया कि आपको लेखन में भी अपना हाथ आजमाना चाहिए, और आपने जो इतनी 12-15 पुस्तकें लिख डाली हैं, मतलब ये कैसे आप ये कर पाई, क्योंकि ये बहुत टिपिकल टास्क होता है ये। देखिए, सबसे पहले तो मैं जैसे जो भी एक होता है ना कि आदमी बहुत सारे जो घटनाएं होती हैं और जो वातावरण होता है उससे प्रभावित होता है। तो महिलाओं से लेकर और जो भी जब कोई चीज़ बहुत दिल को लगती थी या हर्ट करती थी, तो मैं अपने आप, वो दिमाग में एक फ्लिप आप सेकेंड्स के लिए एक आता है विचार, अगर हम उसको तुरंत ना लिख लें तो फिर वो कभी नहीं लिख सकते, वो गया तो गया। तो मैं उसको नोट कर लिया करती थी। तो चूंकि पुलिस में थे तो पुलिस में मैं बाहर जा नहीं सकती थी और लिखने का भी नहीं, ना मैं मंचों पे जा सकती थी, तो लिख के इकट्ठा किए थे। उसके बाद
मैंने रिटायरमेंट के बाद लिखना शुरू किया। तो लिखा तो 3-4 किताबें तो एक साथ ही मेरी छप गई। उसके बाद फिर दूसरे साल, जिसमें से कि मेरी 2 किताबों पे यूपी गवर्नमेंट से हिंदी संस्थान से एक पे 75,000 का मुझे पुरस्कार मिला था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारतीय कानून में महिलाओं के अधिकार किताब थी। और वो बहुत ही अच्छी किताब है, जिसमें कि अगर कोई वो पढ़ ले या किसी के पास है तो ना हमको मैं वकील हूँ, फिर भी मैं कह रही हूँ कि मुझे वकील का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मुझे बार बार थाने पे कोई बुला सकता है हमारी मर्जी के खिलाफ। मुझे एटलीस्ट अपने अधिकार के बारे में पता होगा कि मुझे क्या कर सकता, मतलब क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर हमको पेट में दर्द है तो सर दर्द की दवा से उसका इलाज नहीं हो सकता है। तो उसके लिए कि क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम में हमको किस डेस्क पे जाना चाहिए, तो ये उस किताब में था। और बाकी कविताओं की किताब थी। उसके बाद अभी वो महाभारत की प्रबुद्ध महिलाएं लिखी हैं, और एक स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैं हूँ ना लिखी है, वो भी बहुत अच्छी है। और अब मैं जो है वो प्राचीन काल की विदुषी महिलाओं पे लिख रही हूँ, करीब करीब वो भी पूरी ही है। बाकी जो जितनी सारी किताबें हैं वो कविताओं पे हैं। उसमें कई विधाएं हैं, गीत गज़ल है और नवगीत है, तुकांत है, और एक बोलते हैं कि जापानी विधा है हाइकू की, लेकिन हमारे यहाँ भी रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह सबने उस पर लिखी थी, वो भी लिखी है और लिख रही हूँ। और मेरी पढ़ने की बहुत आदत है, मतलब एक तरह से वो स्लीपिंग पिल्स है मेरे लिए। जब तक मैं पढ़ूंगी नहीं मैं सो नहीं सकती हूँ। और मुझे किताबों से बहुत मतलब प्यार है। मैं चाहूँगा हम दर्शकों को भी दिखाइए, आपने जो आपके पास जो बुक आपने लिखी है और रखी हुई है। नहीं, ये तो मैं गिफ्ट देने के लिए ले आई थी, बस 2 किताबें हैं ये वो करके, बाकी तो घर पे है। कभी किसी को जो होता है मेरा नियर डियर मैं उसको दे ही देती हूँ। सत्या जी, आप एक कवित्री भी हैं जी। आप बड़ी खूबसूरत कविताएं भी लिखती हैं और कई मंचों को आपने सुशोभित भी किया है। जी। तो मैं चाहता हूँ कुछ रचनाएं जी आप प्रस्तुत करिए। मतलब कितने टाइम की? नहीं वो आप, मैं चाहता हूँ कुछ रचना में दर्शक भी सुन सकें आप। एक 4 लाइन की मैं सुनाती हूँ कि जैसे कि कोई भी शुरुआत होती है तो लोग वो सरस्वती वंदना से शुरू करते हैं, पढ़ते हैं जाके वो करके। तो मैं गणेश जी भी, और जबकि शादी ब्याह में हर जो भी वो होता है तो या कोई भी शुभ काम गणेश जी से होता है, तो मैं उन पे 4 लाइनें मुक्तक का लिखा था, तो वो मैं सुना रही हूँ। उसके बाद कविता की 2-4 लाइनें सुना दूंगी। कभी तुम भी चले आओ मेरे घर में मेरे ईश्वर, कभी तुम भी चले आओ मेरे घर में मेरे ईश्वर। नहीं कुछ भी यहाँ भौतिक, ये सारी दुनिया है नश्वर। नहीं कुछ भी यहाँ भौतिक, ये सारी दुनिया है नश्वर। अगर तुम हो गणेशा तो यहाँ किस बात का झगड़ा, अगर तुम हो गणेशा तो यहाँ किस बात का झगड़ा। बहा दो प्रेम की गंगा, पालनहार परमेश्वर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सत्या जी, अब आगे जी आप क्या लिखने रही हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं जो है जैसे कि प्राचीन भारत की महिलाएं जो विदुषी, ये कहते हैं ना कि बहुत सारा लिखा है। मनु स्मृति में एक जगह लिखा है कि महिलाओं को स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहिए, कि जब वो छोटी होती हैं तो पिता के अंडर में रहें, फिर उनकी शादी करके पति के उसमें रहें, फिर उसके बाद बेटा हो उसके अंडर में। मतलब कि महिलाओं को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, वरना वो बिगड़ सकती हैं और गलत राह पे जा सकती हैं सब कुछ। लेकिन उसी मनुस्मृति में ये भी लिखा है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता का वास होता है, वो होते हैं। और भी बहुत कुछ लिखा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ पे ये सब लिखा था उसी प्राचीन भारत में, कि कोई भी काम
बिना महिला के पूरा नहीं होता था, जी। अभी भी नहीं होता है। कोई भी पूजा पत्नी के बिना नहीं होती है। जी। और तब जैसे आज बोलते हैं, आप सोचिए हम लोग के समय में जितनी भी, चाहे वो देवी देवता महिला कोई भी हो, आपने कभी किसी को घूंघट में नहीं देखा होगा। जी। हर चीज में साड़ी है, पल्लू है, सब कुछ, लेकिन कोई एक भी, चाहे वो देवी हो, चाहे विदुषी हो, जी। चाहे वीरांगना है, कोई भी कभी घूंघट में नहीं था। इसका मतलब पर्दा नहीं था। और वो वेदों में जाके आप रत्नावली को ले लीजिए, और विद्योतिमा, मतलब लोपा मुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, मतलब कितनी सारी महिलाएं हैं जो कि उनको पूरा अधिकार था और वो बहुत वेदों का उनको ज्ञान था। उनको विदुषी की उपाधियां, ऋषिका की उपाधियां मिली थी, सब कुछ। तो ये एक दिमाग में वो करके मैं इसी पे आजकल लिख रही हूँ, और एक महाभारत काल की प्रबुद्ध महिलाओं पे लिख चुकी हूँ मैं। तब ये कि महाभारत वो काल की महिलाएं जो थी, महिलाएं वो इम्पावर्ड थी सारी, जैसे बोलते हैं ना अभी कि विमेन एम्पावरमेंट, और ये करके वो अपने आप में थी। आज सोचिए कि कहते हैं कि अगर किसी लड़की को कोई शादी के लिए ऑफर करता है, आजकल आप कितनी घटनाएं हो रही हैं बताइए, चाहे वो लव जिहाद नाम ले लीजिए, और चाहे वो लिव इन में प्रॉब्लम हो रही है, मर्डर, ये क्या क्या नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो ये सब चीजें उस समय थी, आप सोचिए कि एक मत्स्य कन्या थी सत्यवती जी। और शांतनु कितने बड़े, मतलब पूरा उस समय तो पूरा उससे बड़ा कोई राज्य नहीं था, हस्तिनापुर के, और जो भी वहां जाते हैं वो उससे शादी के लिए अप्रोच करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है कि नहीं, कि मैं वही करूंगी जो मेरे पिता करेंगे। तो वो मतलब इतना उसको अधिकार था और इतनी वो एम्पावर थी कि वो ना करने की मतलब शक्ति थी उसमें। तो उसमें लिखा है मैंने काफ़ी कुछ करके, तो यही सब लिख रही हूँ। और अभी एक भाई से बात हुई तो कुछ ये किताब पूरी करने के बाद फिर मैं रामायण की जो नारियाँ हैं उन लोग पे लिखूँगी। सत्ता जी, आप जो भी लेखन अभी तक आपका मैंने देखा है और जो भी आगे आप लिख रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपने महिला सशक्तिकरण पे भी काफ़ी जोर दिया है, बहुत ज़्यादा। और अगर आपकी बात करें तो इस समय आप महिलाओं को क्या एक मैसेज देना चाहती हैं अपने माध्यम से, इस मंच के माध्यम से? देखिए, मैं महिलाओं को सबसे बड़ी चीज़ तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि दोस्ती और अफेयर में बहुत अंतर होता है। सबसे बड़ी बच्चे जो टीनेजर्स हैं उन लोगों के लिए कि दोस्ती और अफेयर में बहुत अंतर होता है। दोस्त सारे हैं जो आपके आसपास हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके क्लास में पढ़ते हैं, और अफेयर किसी एक से होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सबसे पहले अपना करियर बनाओ। करियर बनाने के बाद मतलब जो भी सोचो, इसलिए कि अगर हम एक सोचे कि एक 12वीं कक्षा की छात्रा है और अगर वो 12वीं कक्षा के एक स्टूडेंट से अगर प्यार में मतलब है, तो कहते हैं ना कि वो एज ऐसी होती है कि वो गॉन विद द विंड वाले स्टाइल में होती है। वहाँ पे सोचने की, समझने की मतलब उतनी क्षमता नहीं होती है। और ऐसे में जब माँ बाप समझाते हैं तो लगता है कि वो लोग दुश्मन हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर माँ या बाप कोई कुछ बच्चे को समझाता है तो वो इसलिए नहीं समझाता है कि वो दुश्मन है, वो इसलिए समझाता है कि वो उसने इतनी उम्र गुजारी है और समाज को इतने दिनों से देखा है, उसका अच्छा बुरा देखा है, तो वो अपने बच्चों को उससे बचाना चाहता है, इसलिए वो बताना चाहता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ है कि देख समझ के, और अगर ठीक है तुम्हारी कोई दोस्त है या कोई किसी से दोस्ती है तो आप उसको शेयर करिए अपने फ्रेंड से, अपने माँ बाप से बताइए कि आप किसके साथ किस रिलेशन में हैं और आप कहाँ जा रही हैं। मतलब जो ये कन्वर्सेशन है ना, नहीं टूटना चाहिए, इसलिए कि कब किसके साथ क्या हो जाए। आप सोचिए कि आपके माँ बाप कितना प्यार करते हैं आपसे, वो आपको समझाना चाहते हैं। अभी देखिए श्रद्धा का और वो रिया का, अरे अभी बहुत सारा। तो ऐसे में कि अपनी लोकेशन बताइए और जो भी रिलेशन जिससे है अपने माँ बाप से मिलाइए और अपने माँ बाप की भी थोड़ा सुनिए। माँ बाप कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे किसी भी बच्चे का। और जब आप अपने पैर पे खड़े हो जाइए तो कुछ भी, देखिए कहते हैं ना, पहले तो ये होता था कि
स्कूलों में और वहाँ पे जो नैतिक शिक्षा बताई जाती थी, समझाई जाती थी, तो नैतिकता का भी थोड़ा तो मापदंड है ही। अगर हम किसी एक लड़के के साथ, मैं एक इसलिए बता रही हूँ कि मेरे पास 50 केस आए होंगे और उनका जो सार है कि अगर हम किसी लड़के के साथ बहुत फ्री हैं, हमारे सारे रिलेशंस हैं, हम 4 साल से रह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमसे शादी कर लेगा। वो ये सोचता है लास्ट में। मैं कई जगह स्कूल कॉलेजेस में गई हूँ जहाँ पे बातें हुई है, वहाँ पे लोगों ने एक्सेप्ट किया है। फिर उसका ये होता है कि जब मेरे साथ ऐसे है तो और भी किसी के साथ हो सकती है। और वही दोस्त, 4 दोस्त में से बड़े आराम से 4 दोस्तों में बातें होती है। जब लड़की किसी एक की तरफ ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो जाती है, उससे ज़्यादा रिलेशंस में आ जाती है, तो बाकी सारे जो है फिर अगेंस्ट हो जाते हैं और ऐसे में फिर बहुत ही बुरा असर होता है। कहीं ना कहीं ये सब क्राइम जैसी घटनाओं को भी एकदम जन्म देता है। तो ऐसे में मतलब एक रेखा तो खींच के रखनी ही चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि शादी के बाद ठीक है, दीपिका पादुकोण का कि माई बॉडी माई सोल और माई, ये सही है, लेकिन अगर स्ट्रांग रहना है, इज्जत से रहना है और सेफ रहना है तो कुछ मानक तो लेके चलने ही पड़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हमारे साथ सत्या जी मौजूद थी जिन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज आज की आने वाली युवा पीढ़ी को भी दिया, खास तौर पे टीनेजर लड़कियों को दिया, युवकों को दिया, नए लड़कों को दिया, ताकि वो एक मानक डिसाइड करें, अपने माँ बाप की बातें मानें और अपने फ्यूचर की तैयारी को लेकर आगे का क्या भविष्य हो सकता है उसको तय करें। इसी के साथ सत्या जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। एक लेखिका के रूप में, कवित्री के रूप में, पुलिस एक्स ऑफिसर के रूप में आज वो हमारे साथ मुखातिब हुई और उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और अपने आने वाले नए प्रोजेक्टों के बारे में भी बताया। फिलहाल अगले फिर शख्सियत में हम किसी नए शख्सियत के साथ मौजूद होंगे और आपको फिर कुछ नई जानकारियों के साथ अपडेट कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।